गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 9 जून 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ कुछ टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं आज हम लोग देख लेते हैं। भैया फाइनली मॉनसून आ गया है। मॉनसून के आने की जो डेट फिक्स की गई थी आईएमडी के द्वारा वो की गई थी 4 जून, लेकिन 4 दिन डिले हो गया है। वैसे हमारी ऑफिशियल डेट से ये 8 दिन लेट हो गया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा जो साइक्लोन की हम लोगों ने कल बात की थी और दूसरे भी साइक्लोन जो आते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनका मॉनसून के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ये आज का टेक्स्ट सेक्शन है, इसको हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। उसके अलावा सबको बधाई हो, हमारी जो अग्नि अग्नि प्राइम जो मिसाइल है उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है और बहुत जल्दी ये हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर इसको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो अग्नि प्राइम सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इंडिया में और कौन कौन सी मिसाइल सिस्टम्स होते हैं, ये कैसे काम करता है, थोड़ी वो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जीएस पेपर 3 में डिफेंस टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा खासा टॉपिक अपना हो जाता है ये। उसके अलावा अटलांटिक डिक्लेरेशन क्या है, अमेरिका और यूके के बीच में एक नया डिक्लेरेशन हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। इस बार एग्जाम में आपने देखा होगा यूपीएससी में कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। चंद्रयान 3 भी हमारा रेडी हो गया है, अभी जल्दी हम लोग इसको भेज देंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे। चंद्रयान 2 के बारे में भी, 1 के बारे में भी, ये क्या काम करने वाला है, ये भी हमारा जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक वाले सेक्शन से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो रेलवे सेफ्टी के बारे में बात कर रहा है। ये जो उड़ीसा के अंदर अनफॉर्चुनेट सा जो एक्सीडेंट हुआ है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या सेफ्टी लैग वहाँ पे हो सकते हैं और फ्यूचर में क्या क्या सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो कल हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े थे, टॉपिक्स पढ़े थे, उन्हीं में से कुछ एमसीक्यूज आपके लिए लेके आया हूँ ताकि आप उसको सोल्व कर सको, वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम, जो सबसे बढ़िया काम है वही करना चाहिए। कल जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसमें से 3 एमसीक्यू आपके लिए निकाले गए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। पहला एमसीक्यू क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टेड आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज किया गया आरबीआई के द्वारा। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब आपको पहले से पता ही है, इसका मतलब होता है हमारा रेपो रेट को चेंज किया जाता है। रेपो रेट को चेंज किया जाता है जिससे मार्केट में मनी सप्लाई कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसके बारे में आपको ये पढ़ना है। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल इट्स ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी एंड द कंट्रोल इन्फ्लेशन। वन ओनली, टू ओनली, बोथ एंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। कल हम लोगों ने काफी डिटेल में इसके बारे में चर्चा की थी, इसके बारे में आपको बताना है। एमएसपी इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन एटलीस्ट 1.5 टाइम्स, ये कल हम लोगों ने आपको बताया था। एमएसपी हैज नो स्टैट्यूटरी बैकिंग। वन ओनली, टू ओनली, बोथ एंड नन। व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द साइक्लोन फॉर्मेशन एंड द इंटेंसिफिकेशन, ये भी कल हम लोगों ने टॉपिक किया था अच्छा खासा। तो क्या होता है साइक्लोन की वजह, इंटेंसिफिकेशन और फॉर्मेशन का रीजन, लो प्रेशर, warm ocean temperature, high pressure, cool ocean temperature, dry atmospheric conditions and weak Coriolis force। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं और फिर कल इसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। कल आपको मैं डिटेल सॉल्यूशन इसका दे सकता हूं। चलिए जी, तो पहले टॉपिक पे बढ़ते हैं सीधा सा, और पहला टॉपिक हमारा है मॉनसून के बारे में। तो सबको बधाई हो, फाइनली मॉनसून आ गया है। केरला में बेसिकली मॉनसून का आगाज हो चुका है। हमारी जो ऑफिशियल डेट है वो क्या है, हमारी ऑफिशियल डेट होती है जून 1, जो कि आईएमडी के द्वारा डिसाइड की जाती है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। इस बार इन्होंने कहा था कि भाई थोड़ा डिले हो जाएगा और इन्होंने कहा था 4 जून को आएगा, और मॉनसून जो है इस बार नॉर्मल रहने वाला है। हालांकि आईएमडी ने यह भी कहा था कि जून के महीने में मॉनसून कम हो सकता है, बिलो एवरेज, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर में वो कैचअप कर लेगा। थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल होगा तो अल्टीमेटली नॉर्मल रेनफॉल हो जाएगा। वैसे इस बार एल नीनो ईयर है तो मॉनसून के नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल भी है जो एल नीनो के इम्पैक्ट को काउंटर कर सकता है। ये इन्होंने चीज़ें यहाँ पे बोली हैं। कैसे डिसाइड किया जाता है ग्राउंड के ऊपर कि एक मॉनसून आ गया है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन की जाती हैं आईएमडी के द्वारा ये बताने के लिए भैया मॉनसून आ चुका है। देखिए, बारिश तो पिछले महीने भी हो रही थी, बारिश तो उससे पिछले महीने भी हुई, लेकिन उसको तो हम लोग मानसून नहीं कहते हैं। अब जो जून में केरला में बारिश हो रही है उसको मानसून क्यों कहते हैं? देखिए, जून में लास्ट वीक में भी अच्छी खासी रेनफॉल हुई थी केरला में लास्ट वीक, लेकिन उसको तो मानसून नहीं कहा गया। तो मानसून के लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, वो जब सेटिस्फाइड होती हैं तभी मानसून कहा जाता है। क्या क्या कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है, वाइड स्प्रेड रेनफॉल। वाइड स्प्रेड रेनफॉल मतलब एक 2-3 दिन के लिए लगातार बारिश होनी चाहिए, लगातार क्लाउड जो है वो कवर होना चाहिए, वाइड स्प्रेड रेनफॉल होनी चाहिए।
और सिर्फ ही किसी एक खास एरिया में नहीं बल्कि एक अच्छे खासे जो है एरिया में होनी चाहिए, जैसे लक्षद्वीप, मोस्ट पार्ट ऑफ केरला, मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ तमिलनाडु एंड सम पार्ट ऑफ द साउथ वेस्ट सेंट्रल एंड द नदर्न बे ऑफ बंगाल ऑल्सो। ये कवर जब होंगे एरियाज, वाइड स्प्रेड रेनफॉल जब यहाँ पे होगा, तब कहा जाता है भैया मानसून आपका आ गया है। लेकिन इतना काफी नहीं है, विंड स्पीड के ऊपर भी मैटर करता है। एक मिनिमम विंड स्पीड होती है, जिससे ज्यादा अगर हाई आए तो हम बोलेंगे भाई मानसून आपका आ चुका है। कितनी स्पीड है? 90 नोट्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 24 आवर्स तक देयर हैज बीन अ वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर केरला इन द लास्ट 24 आवर्स। तो वाइड स्प्रेड रेनफॉल हो रहा है, अच्छा खासा एरिया भी कवर किया जा रहा है, 90 नोट्स की स्पीड चल रही है, तो इसका मतलब आ गया है मॉनसून। अगले 48 घंटे में मॉनसून और ज्यादा स्प्रेड करेगा। कहां कहां पे? पार्ट ऑफ सेंट्रल अरेबियन सी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ केरला, some parts of Tamil Nadu, Karnataka, southwest, central and the northeast Bay of Bengal and part of northeastern India during the next 48 hours। तो ये इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है। हालांकि एक मैप जो IMD से मैंने डाउनलोड किया है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है, रेड कलर वाली लाइंस, ये नॉर्मल डेट ऑफ रेनफॉल होती है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो 1 जून कहाँ पे है? केरला में है 1 जून। 5 जून आप थोड़ा कर्नाटका में आ जाइए, 10 जून महाराष्ट्र चले जाइए, तेलंगाना चले जाइए, उसके अलावा घूमते फिरते फिर आइए 25 जून कहाँ पे आएगा? गुजरात में, सम पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश ऑल्सो। 30 जून को कहाँ पे आएगा? राजस्थान, दिल्ली और पंजाब। 5 जुलाई को आएगा कहाँ पे? एकदम से जैसलमेर वाले एरिया में, और फिर वो बाद में पाकिस्तान चला जाता है। ये मानसून की होती है नॉर्मल डेट्स। लेकिन जो एक्चुअल डेट है वो ब्लू कलर में शो की गई है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो क्या लिखा हुआ इधर करके देखिए, 8 जून, जो एक्चुअली में मॉनसून कल आया है ना। 1 जून ऑफिशियल डेट है, 8 जून प्रैक्टिकल डेट है। और इस बार घूमते फिरते जो है अब ये आगे जाएगा। अब हम लोग ये नहीं कह सकते भाई 8 जून को केरला में आया है तो शायद आगे भी लेट आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। कई बार मानसून लेट आता है शुरुआत में केरला में, लेकिन बाद में बहुत फास्ट जो है वो रिकवरी करता है और पहुंच जाता है अपने टाइम पे। ठीक है, अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है मानसून लास्ट वीक ही आ चुका था, मतलब मई के महीने में आ जाता है यूजली, 15-20 मई के आसपास अंडमान निकोबार में आ जाता है। उसके बाद फिर वो इधर उधर करके आता है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए मानसून के बारे में। तो जो क्राइटेरियाज फिक्स किए गए हैं IMD के द्वारा, जिनके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है मानसून की डिक्लेरेशन, तो रेनफॉल, विंड स्पीड, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस, नदर्न लिमिट ऑफ द मानसून वगैरह, वो IMD की वेबसाइट पे ये जो मेंशन किया गया है। क्या आपको ये याद करना है? नहीं, याद नहीं करना। इसको एक बार हल्का सा देख लो, बस थोड़ा आइडिया आपको हो जाएगा। रट्टा इस पे नहीं मारना है, थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, इतना एग्जाम में नहीं पूछते। मटीरियोलॉजिस्ट थोड़ी ना बनना है यार अपने को, PhD थोड़ी ना करनी है। हाँ, अब क्या होता है देखिए, यहाँ पे मॉनसून ट्रफ एक चीज़ मेंशन की गई है आज के टेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जिसमें बताया गया है कि साइक्लोन का इफेक्ट क्या होता है मॉनसून के ऊपर। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बहुत टेक्निकल सी चीज़ें दी गई हैं, हल्का फुल्का बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, साइक्लोन का इंपॉर्टेंट रोल तो होता ही है। साइक्लोन ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं ट्रॉपिकल ओशंस के अंदर, है ना। कैरेबियन सी के अंदर भी साइक्लोन्स आते हैं, जो कि बाद में फिर गल्फ जो है कोस्ट को हिट करते हैं अमेरिका में। उसके अलावा इंडिया में भी मानसून्स आते हैं। साउथ चाइना सी के अंदर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। ऑस्ट्रेलियन वाटर्स के अंदर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं। तो बेसिकली ट्रॉपिकल एरियाज में साइक्लोन आते हैं, इक्वेटर में साइक्लोन नहीं आते हैं। इसका रीज़न क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक है, साइक्लोन नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते आप मुझे बताओगे। अब इसका यह कहना है कि साइक्लोन का मॉनसून के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देखिए, एग्जैक्टली हमें नहीं पता क्या इम्पैक्ट होता है, एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ, लेकिन एक बात हमें पता है, प्री मॉनसून और पोस्ट मॉनसून डिसेंट लेवल के साइक्लोन इंडिया में आते हैं। ड्यूरिंग मॉनसून स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स नहीं आते, लेकिन ड्यूरिंग मॉनसून जो है डिप्रेशंस होते हैं। डिप्रेशन का मतलब होता है लो प्रेशर कंडीशंस, जो कि हमारे अरेबियन सी में और बे ऑफ बंगाल पे क्रिएट हो जाती है। वो होता है नॉर्मली, यहाँ पे भी होता है और इधर भी होता है। ये भी एक तरह के साइक्लोन होते हैं, लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी के होते हैं, इसलिए इसे डिप्रेशन कहा जाता है। प्री मॉनसून
क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है वो ओशन वाटर का, तो अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं। बाद में पोस्ट मानसून भी टेम्परेचर जो है इंक्रीज होना शुरू होता है जब ओशंस में, तब भी यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट हो जाते हैं। अब देखिए हमारा जो साइक्लोन जनरेट हुआ है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल अच्छी खासी बात की थी, उस साइक्लोन का मानसून के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमें इसके बारे में कुछ खास नहीं पता। इसी तरह के साइक्लोन हमारे पास पहले आया था, साइक्लोन मोचा। क्या मोचा की वजह से मानसून डिले हुआ है? हम 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है कि जो अटलांटिक ओशन में साइक्लोन्स आते हैं, या साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशन के अंदर जो साइक्लोन आते हैं, उसका हमारे मानसून के ऊपर 100% इम्पैक्ट पड़ता है। इसे कहा जाता है ब्रिज और टनल। ये दो टर्म आपको याद रखनी है, ज्योग्राफी में नई टर्म इंक्लूड हुई है आज, ब्रिज और टनल। ब्रिज का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों को कनेक्ट करना, दो प्लेसेस को कनेक्ट करना, यही काम होता है। एक रिवर होती है, अभी यहाँ पे ब्रिज बनाया जाता है। टनल का काम क्या होता है? वो भी कनेक्शन का ही काम होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का मतलब अलग अलग है। ब्रिज का मतलब होता है ग्लोबली दो जगह को एटमोस्फेरिकली आपस में कनेक्ट करना। एटमोस्फेयर की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अटलांटिक ओशन के अंदर कोई एक्टिविटी हुई, मान लो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ, और उसके कंपैरिजन में पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, तो इसे कहा जाता है ब्रिज, जब दोनों के बीच में रिलेशन होता है तो। टनल कहा जाता है वाटर बॉडीज के अंदर। अब पैसिफिक ओशन के वाटर में मान लो कुछ हुआ, उसका इंपैक्ट इंडियन ओशन के वाटर के ऊपर भी पड़ा, और दोनों के बीच में रिलेशन होता है, इसे कहा जाता है टनल। ये टनल और ब्रिज दोनों मानसून को इंपैक्ट करते हैं। सीधा सीधा सा कहने का मतलब ये है कि भाई नॉर्थ इंडियन ओशन के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसके ऊपर सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन पैसिफिक ओशन एंड द अटलांटिक ओशन, जिसे कहा गया है टनल और ब्रिज कहा गया है। क्या कहता है देखिए, जो साइक्लोन्स हमारे यहाँ पे क्रिएट होते हैं इंडियन ओशन के अंदर, उनकी जो रोटेशन होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज नदर्न ओशन के अंदर, क्योंकि हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हैं। वहीं साइक्लोन जो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर होते हैं, उनकी जो रोटेशन होती है वो होती है क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसने यहाँ पे क्या कहा, थोड़ी विंड स्पीड के बारे में बात किया है, साइक्लोन मोचा वगैरह के बारे में इसने यहाँ पे बात किया है। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, वन सीवियर कंसिक्वेंस ऑफ द अनोमलस एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन का मतलब होता है हाई प्रेशर, साइक्लोन का मतलब होता है लो प्रेशर। कहता है कि जो एंटी साइक्लोन है, जो मार्च के अंदर डेवलप हुआ था अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल पे, जिसकी वजह से बे ऑफ बंगाल का टेम्परेचर 1% डिग्री ज़्यादा बढ़ गया था प्री मानसून में, मार्च के महीने की वो बात कर रहा है, जिसकी वजह से अभी साइक्लोन जो है बिपरजॉय डेवलप हुआ है। देखिए, जब हाई प्रेशर होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि क्लाउड्स होते नहीं है, एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंट होता है, ज़्यादा इंसुलेशन आता है। ये मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ, मैं सर्दी वाले हाई प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ। गर्मी में भी तो हाई प्रेशर की रेट होता है जब हीट वेव चलती है, जब वो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो हुआ ये था कि मार्च के महीने में हाई प्रेशर क्रिएट हो गया था, उस हाई प्रेशर की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ लेटर ऑन, उसकी वजह से हमारा वहाँ पे साइक्लोन क्रिएट हो गया, जिसे हम लोगों ने कहा है साइकर बिपरजॉय। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर आज आपको जो साइक्लोनिक एक्टिविटी नज़र आ रही है, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर है? मार्च के महीने में जो एंटी साइक्लोन डेवलप हुए थे। तो ये रिलेशन जो है लगातार चलता है, ऐसा नहीं है कि भैया आज जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ आज से ही रिलेटेड है, नो। उसके अलावा कुछ और साइक्लोन की इन्होंने बात की है, बिपरजॉय तो हम लोगों ने देख ही लिया। एक साइक्लोन है जिसे कहा जाता है गुचोल, बड़ा फनी सा नाम है, ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे का नाम है। एक है मवार। मवार जो है इसे कहा गया है टाइफून। ठीक है जी, टाइफून। टाइफून और साइक्लोन में क्या फ़र्क होता है? ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ लोकेशन का फ़र्क होता है। साउथ चाइना सी के अंदर जो साइक्लोन्स होते हैं उसे यूजली हम लोग टाइफून कहते हैं। ठीक है, इंडियन ओशन के अंदर जो साइक्लोन जनरेट होते हैं इसे हम लोग सिंपली साइक्लोन कहते हैं। ये थोड़ा आपने याद रखना है। तो एक तो वहाँ पे आया था मवार टाइफून आया था। ठीक है, ये सुपर टाइफून था, जैसे हमारे यहाँ पे सुपर साइक्लोन होते हैं। दूसरा जो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है गुचोल, ये कहाँ आया था? फिलीपींस के अंदर आया था। क्या इसका भी मानसून के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है? हो सकता है, मतलब इन्होंने साफ साफ नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो मवार होता है, यानी कि पैसिफिक ओशन में जब ओशन जनरेट होता साइक्लोन जनरेट होते हैं, तो इंडियन ओशन से हवा खींचते हैं, तो हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाती है,
और जब हवा की डायरेक्शन चेंज होती है तो मॉनसून की जो विंड डायरेक्शन है वो भी चेंज हो सकती है। ऐसा इन्होंने बेसिकली ये यहाँ पे कहने की कोशिश की है। चाहे गुचोल हो, चाहे मवार हो, क्योंकि वो ग्लोबल फिनोमिना होता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ को इम्पैक्ट करती है, तो वो हवा खींच रहे थे इंडियन ओशन की तरफ से, जिसकी वजह से मॉनसून थोड़ा-सा डिले यहाँ पे हो गया है। तो मॉनसून जो ट्रफ केरला के ऊपर एस्टेब्लिश होनी चाहिए थी पिछले हफ्ते, वो नहीं हो पाई, वो 4-5 दिन जो है वो लेट हो गई। अब ये मॉनसून ट्रफ क्या होता है? मॉनसून ट्रफ बेसिकली वो लो प्रेशर एरिया होता है जो कि इंडिया के ऊपर डेवलप होता है। जैसे ये जो लाइन मैंने आपको बताई थी, दिखाई थी, ये क्या है? ये मॉनसून ट्रफ ही है। ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज द मॉनसून ट्रफ। जब फाइनली ये क्या होती है, जब इंडियन ये गैंगेटिक प्लेन के ऊपर सेटअप हो जाती है, तब इंडिया में जो है मॉनसून आ जाता है। ये बेसिकली लो प्रेशर एरिया होता है मॉनसून ट्रफ। क्या कहता है देखिए, मॉनसून ट्रफ इज अ इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया विच एक्सटेंड्स फ्रॉम हीट लो ओवर पाकिस्तान टू हेड बे ऑफ बंगाल। पाकिस्तान से शुरू होकर बे ऑफ बंगाल तक जो पूरा लो प्रेशर एरिया होता है, इसे हम लोग ट्रफ कहते हैं। ठीक है, और इस ट्रफ के ऊपर ही जो है पूरा खेल होता है, क्योंकि ये ट्रफ होता है हवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि आपको पता है लो प्रेशर को फिल करने के लिए चारों तरफ से हवा आती है, तो इस ट्रफ में जो लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो ये लो प्रेशर इंडियन ओशन से हवा को, यानी कि जो साउथ वेस्टर्ली मानसून विंड होती है, उनको अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से इंडिया में रेनफॉल आता है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि करंट अफेयर की क्लास है और ये स्टैटिक पोर्शन का सब कुछ डिस्कशन होता है। क्लासेस में हम इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने बेसिकली एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ी होंगी अपनी बेसिक, आपको मानसून के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, तब जाके इन टॉपिक को जो है अच्छे से समझा जा सकता है। जो आईएमडी के द्वारा 8 प्रिडिक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे प्रिडिक्ट किया जाता है भैया मानसून के बारे में, वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। क्योंकि मानसून सिर्फ इंडियन ओशन का फिनोमिना नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सबको कैलकुलेट किया जाता है मानसून को डिटरमाइन करने में। ये 8 पैरामीटर जो है यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, यूरोप के अंदर जो हो रहा है वो भी डिसाइड किया जाता है, पैसिफिक ओशन में जो होता है, इक्वेटर रीजन में जो होता है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक रीजन में जो कुछ भी हो रहा है, ये सब डिसाइड करते हैं हमारे मानसून को। तो मानसून कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई, मानसून एक ग्लोबल फिनोमिना है। ठीक है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसका मानसून के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए जी, सेकंड टॉपिक आता है डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। तो सबको बधाई हो, डीआरडीओ ने फाइनली इसकी एक मतलब टेस्टिंग इसकी पहले से चल रही है और जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतना ही चांसेस बढ़ते हैं इसको जल्दी डिप्लॉय करने के लिए। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा, पहले इसको व्हीलर आइलैंड कहा जाता था, इसका नाम हम लोगों ने चेंज किया, अभी इसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा जाता है। और आपको अच्छे से पता ही है कि अब्दुल कलाम जी को इंडिया का मिसाइल मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्यों क्यों कहा जाता है, इसके पीछे खास रीज़न है। 1983 में इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था ऑन द वेरी सजेशन ऑफ कलाम जी, जिसे कहा गया था IGMDP प्रोग्राम कहा गया था। इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये प्रपोजल उन्होंने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट उनकी बात को माना और फाइनली 2012 में जाके ये प्रोजेक्ट जो है फाइनली कंप्लीट हो गया। जो हमारा IGMDP प्रोग्राम है, इसके अंदर हम लोगों ने 5 तरह की मिसाइल बनानी थी, जो कि अब्दुल कलाम जी का ही आइडिया था, इसलिए इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ये 5 मिसाइल कौन सी होती हैं आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ, इसे थोड़ा आप याद रख सकते हो, पटना से याद कर सकते हो, पटना। P का मतलब होता है पृथ्वी, A का मतलब होता है अग्नि, T का मतलब होता है त्रिशूल, N का मतलब होता है नाग और A का मतलब होता है आकाश। ये 5 तरह की मिसाइल हम लोगों को डेवलप करनी थी अंडर दिस प्रोग्राम विच वाज एक्चुअली प्रपोज्ड बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम। इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और आज हमारे पास 5 तरह की अग्नि मिसाइल है और अभी हमारे पास एक और नई आ गई है जिसे कहा गया है अग्नि प्राइम मिसाइल। ठीक है, तो बेसिकली क्या रहता है ना, मिसाइल्स के अंदर हम लगातार एडवांसमेंट करते रहते हैं, तो ये हमारा एडवांसमेंट चल रहा है। तो अग्नि P क्या है, ये 1000 से लेके 2000 किलोमीटर की रेंज तक का एक मिसाइल है, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर वेपन को लेके जा सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हमारा देखिए, इट विल रिप्लेस पृथ्वी अग्नि 1 एंड अग्नि 2 मिसाइल इन इंडिया। उनको रिप्लेस कर देगा, पुरानी हो चुकी हैं, उनके अंदर टेक्नोलॉजी पुरानी है,
तो ये नई टेक्नोलॉजी के साथ आएगा जो उनको बेसिकली यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। एक 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल ये पड़ती है आपको, ठीक है। जो सबसे खतरनाक चीज़ है, मतलब जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है इसमें वो क्या है कि भैया इसमें कैनिस्टर सिस्टम का यूज़ किया गया है, ठीक है। कैनिस्टर सिस्टम ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, मैंने कहीं दिया था, ये रहा कैनिस्टर सिस्टम। कैनिस्टर सिस्टम क्या होता है बेसिकली, ये एक तरह का जो है एक कंटेनर टाइप का होता है जिसके अंदर मिसाइल को रख के जाया जाता है। कैनिस्टर जैसा होता है, ठीक है, कंटेनर होता है बेसिकली। ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कैनिस्टर सिस्टम का यूज़ करके बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और बहुत फास्ट तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ताकि आप इनको कहीं से भी लॉन्च कर सको, ठीक है। किसी ट्रक में डाल के या कहीं पे भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और इसको लॉन्च करने के, किसी भी मिसाइल को लॉन्च करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हॉट लॉन्च और एक होता है कोल्ड लॉन्च। ये टेक्नोलॉजी सबसे पहले अमेरिका के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। देखिए, ये हमारा होता है एक जो लॉन्च पैड होता है, ठीक है। हॉट लॉन्च का मतलब क्या होता है, जैसे ये किस तरह का कंटेनर होता है, इसके अंदर जो है हम लोग मिसाइल डालते हैं यहाँ पे कंटेनर के अंदर, और यहाँ से मिसाइल जो है वो ऊपर की तरफ शूट करती है। हॉट लॉन्च का मतलब होता है इस मिसाइल के अंदर हम लोग आग इसके अंदर ही लगाते हैं। जब अंदर आग लगाते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है। प्रेशर क्रिएट होने से ये मिसाइल ऊपर की तरफ जाती है, जैसा कि दिवाली पे हम लोग करते हैं। एक होता है कोल्ड लॉन्च। कोल्ड लॉन्च का मतलब क्या होता है, इसके अंदर यही लॉन्च व्हीकल होता है और इसके अंदर मिसाइल होती है, लेकिन मिसाइल को हम लोग इसके अंदर आग नहीं लगाते। हम लोग पहले दूसरे तरीके से इसके अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं। उस प्रेशर की वजह से मिसाइल जो है ऊपर की तरफ उड़ता है, उस कंटेनर को छोड़ देता है। एक बार ये जब हवा में आ जाता है मिसाइल, उसके बाद इसको जो है हम लोग आग लगाते हैं। इसे कहा जाता है कोल्ड लॉन्च। कोल्ड लॉन्च सिस्टम हॉट की कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ होता है और ज़्यादा एडवांस होता है, क्योंकि जैसे हमारी सबमरीन्स वगैरह होती हैं वो तो पानी के अंदर होती हैं भाई। तो सबमरीन्स के अंदर बेसिकली कोल्ड लॉन्च सिस्टम का यूज़ किया जाता है। पहले प्रेशर के साथ उन मिसाइल को ऊपर की तरफ हवा में फेंका जाता है, फिर बाद में उसके अंदर आग लगाई जाती है। तो ये जो अपना अग्नि पी है, ये कोल्ड लॉन्च सिस्टम का ही यूज़ करने वाला है। हमारी जो अग्नि 5 है वो भी कोल्ड लॉन्च सिस्टम का ही यूज़ करती है, मतलब बहुत एडवांस होती है, बहुत सेफ होती है। ये छोटी-छोटी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत टेक्नोलॉजी इसके अंदर नहीं है, बट या जो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो ये अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 की रेंज वगैरह आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, जो हम लोगों ने यहाँ की है। उसके अलावा हमारे पास और कई तरह के डिफरेंट मिसाइल सिस्टम जो इंडिया में काम करते हैं, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे देख सकते हो। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमारे पास होती है, नाग। उसके अलावा हमारे पास जो है एक मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल भी प्रोडक्शन हमारी चल रही है MRSM सिस्टम की। अपार्ट फ्रॉम दैट एयर टू एयर भी मिसाइल हमारे पास है, अस्त्र, ठीक है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा एयर टू ग्राउंड भी हमारे पास आती है, रुद्रम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्रह्मोस भी आती है। ब्रह्मोस के अंदर जो है रैमजेट पावर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो छोटी-छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पुराना कंटेंट है, आपको मैंने दिया हुआ है, पढ़ सकते हो आप। तो उसके अलावा अनाउंसमेंट जो मैं रोज़ करता हूँ डेली बेसिस पे, हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। सैटरडे को क्लासेस होती हैं। आप पूरे वीक का करंट अफेयर उसमें प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से करवाया जाता है डिटेल में। और अगर आप फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो ये नंबर आपको दिया हुआ है, आप वेबसाइट को हमारी जाके विजिट कर सकते हो। ये कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे स्कैन करिए, SC1000 आप उसके अंदर एंटर करेंगे तो 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाता है। एक चाय की प्याली से भी सस्ता आपको ये प्रोग्राम पड़ता है, लेकिन क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। नेक्स्ट आर्टिकल कहता है USA UK फोर्ज अटलांटिक डिक्लेरेशन टू बूस्ट टाइज। बेसिकली आप ये कह लीजिए कि भैया चाइना का जो राइज हुआ है, अनएक्सपेक्टेड राइज, और चाइना ने जो यूरोप को और अमेरिका को आंख दिखाना शुरू किया है, अब उसके चक्कर में ये बेचारे ना पगला गए हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, करें तो क्या करें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उससे पहले इंपीरियलिस्टिक पावर हुआ करती थी। तो पिछले आप देखिए 150-200 साल में यूरोप ने पूरी दुनिया को कंट्रोल किया है, और फिर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और वो सब चीज़ें भी आ गई। अब ये ना बेचारे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है बाय एन एशियन पावर विच इज़ चाइना। और इनको उम्मीद नहीं थी कि चाइना इतना जल्दी आंख दिखाना शुरू करेगा, लेकिन वो ऐसा कर रहा है। अब सारा खेल टेक्नोलॉजी का है, जिसके हाथ में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी वही वर्ल्ड को लीड करेगा। और जिसके हाथ में रेयर अर्थ एलिमेंट्स होंगे, जिसके पास सेमीकंडक्टर चिप की टेक्नोलॉजी होगी, जिसके पास 5G होगा, 6G होगा, भाई वो सब काउंट करने वाले हैं।
तो यूके और यूएसए ये दो वर्ल्ड लीडर रहे हैं, आज भी हैं, नो डाउट, परमानेंट मेंबर भी हैं यूएनएससी के, और वर्ल्ड का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कंट्रोल भी करते हैं, बहुत चीज़ें हैं, अभी भी बहुत बड़ी पावर है। तो दोनों जो है चाइना को किस तरह से टैकल करें, वो टेंशन का मुद्दा बना हुआ है दोनों के लिए। तो इन्होंने एक अटलांटिक डिक्लेरेशन के नाम से अभी एक अग्रीमेंट किया है, ताकि दोनों के बीच में क्लीन एनर्जी को लेके, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके खासकर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आपस में डेटा वगैरह को शेयर करें, आपस में कोलैबोरेट करें, और मतलब जो चीज़ें ये करते आ रहे हैं इतने सालों से, आगे भी इसको करते रहें, दुनिया को कंट्रोल करते रहें, इनके हिसाब से सब नाचते रहें, वो सारा मामला यहाँ पे बनता है। तो इन्होंने कहा है कि अपनी तरह का पहला इस तरह का अग्रीमेंट है इनके बीच में। और डेटा ब्रीच की यहाँ पे बात की गई है, एक टर्म यूज़ की गई है, डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच का मतलब ये है कि भाई यूएसए और यूके की जो कंपनीज़ हैं वो आपस में डेटा को फुल्ली और फ्रीली एक्सचेंज कर सकें, बिना किसी रेड टेप के, मतलब बिना किसी ब्यूरोक्रेसी के, ताकि उनके बीच में बेटर तरीके से कोलैबोरेशन हो सके। कई सारे मुद्दों पे इन्होंने यहाँ पे बात किया। सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, एक दूसरे की इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेफ्टी के बारे में बात किया गया, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी जैसे 5G और 6G के बारे में बात किया गया। तो ये कुछ माहौल इन्होंने यहाँ पे बनाया है। अटलांटिक डिक्लेरेशन के बारे में थोड़ा बहुत एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। चंद्रयान 3 भैया मिड जुलाई, मतलब अगले महीने के मिड तक जो है वो लॉन्च हो सकता है। टेस्टिंग वगैरह इसकी लगभग कंप्लीट हो गई है, जोरों शोरों से तैयारी चल रही है, और लेट्स होप टू द गॉड कि ये इसका सफल लॉन्च हो जाए। क्योंकि चंद्रयान जो 2 हमारा था, अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया था मिशन, मतलब 100% फेल भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो उसके ऑब्जेक्टिव थे उसको सबको अचीव नहीं कर पाया था, क्रैश लैंडिंग हो गई थी वो सारी चीज़ें करके। लेकिन यस, चंद्रयान 3 हमारा एक बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, लॉन्च है, वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखिए, जो हम लोग भेजते हैं, मून पे भेजेंगे इसको, दो चीज़ें हैं, एक होता है लैंडर और एक होता है रोवर। ठीक है, लैंडर क्या होता है, जो वहाँ पे एक्चुअली लैंड करता है, इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए। हेलीकॉप्टर होता है ना, धीरे 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 करके ग्राउंड के ऊपर उतरता है, इसे सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए। जब सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो इसके अंदर से रोवर निकलता है, इसे कहते हैं रोवर। ये वहाँ के सरफेस के ऊपर चलता है, दौड़ता है, और वहाँ के सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करता है, वहाँ के पिक्चर क्लिक करता है, या रिमोट से हम लोग इसको चला लेते हैं थोड़ा बहुत, तो इसे कहा जाता है रोवर। और इसे जैसे रेंज रोवर है, गाड़ी का नाम है ना रेंज रोवर, तो इसी तरह से आप इसको समझ लीजिए। तो इसका जो रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान, जो हमारा चंद्रयान था, और लैंडर था उसका नाम था विक्रम, और एक ऑर्बिटर था जो कि मून के चारों तरफ चक्कर काटता है, बाद में वो लैंडिंग करवाता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को पता होनी चाहिए। चंद्रयान 1 का हमारा जो है 2008 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 हम लोगों ने 2019 के अंदर भेजा था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, मतलब जीएसएलवी से। जीएसएलवी मार्क 3 हमारा सबसे एडवांस लॉन्च व्हीकल है, ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है। लेकिन चंद्रयान 1 जो है वो क्या था, वो पीएसएलवी था, वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जीएसएलवी नहीं था। जो पीएसएलवी होता है वो बहुत ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकता, छोटा छोटा हाथी होता है, लेकिन जो जीएसएलवी है वो बड़ा हाथी होता है। तो चंद्रयान 1 जो है ये 1380 किलोग्राम, और जो चंद्रयान 2 था वो था 3850 किलोग्राम। तो चंद्रयान 3 हम लोग भेजने वाले हैं, जो वो भी एक्चुअली हम लोग जीएसएलवी मार्क 3 से ही भेजेंगे। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वही तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लैंड रोवर प्रज्ञान वगैरह विक्रम वगैरह आपको मैंने बता ही दिया। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे, जिससे वहाँ की सोइल वगैरह के सैंपल हम लोग लेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके अंदर पानी है, कितना है, नहीं है, कौन कौन से मटेरियल उसके अंदर हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो लेट्स वेट एंड होप कि जल्दी हम इसको लॉन्च यहाँ पे कर दें। चलिए जी, आज का जो एडिटोरियल है वो रेलवे सेफ्टी के बारे में बात कर रहा है, कि उड़ीसा के अंदर जो हुआ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन स्टैटिस्टिकली आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, स्टैटिस्टिकली हमारे यहाँ पे रेलवे एक्सीडेंट काफ़ी कम हुए हैं। ठीक है, अगर उड़ीसा का हादसा तो हुआ है, डेफिनेटली बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन स्टैटिस्टिकली देखा जाए, देखिए क्या लिखा हुआ यहाँ पे, सेफ्टी के बारे में बात कर रहा है। टिल 1 decade ago, the fatalities caused by the railway accident used to be in the range of 500 plus people every year. हर साल 500 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाया करती थी। पिछले 4 सालों में सिर्फ 50 डेथ हुई हैं रेलवे एक्सीडेंट से। अगर आप उड़ीसा वाले इंसिडेंट को अभी फिलहाल छोड़ दो, ये
अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, वन ऑफ द रेयर इंसिडेंट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे ट्रेन आर मच सेफर देन दे यूज्ड टू बी अ डेकेड अगो। ये बात तो पक्की है ना। जनरल रिडक्शन इन द एक्सीडेंट हमारे यहाँ पे हुआ है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। डिजिटलाइजेशन इसका एक कारण हो सकता है। जो रेलवे क्रॉसिंग हुआ करती थी पहले तो मैंड हुआ करती थी, मतलब इंसान उसको खोला करते थे, दरवाजे को बंद करना ओपन करना, तो काफ़ी अनसेफ रहता है। आजकल वो हम लोगों ने सिस्टम खत्म कर दिया, एट ऑटोमेटिक ओपन होता है, क्लोज होता है। उसके अलावा कई सारे रेलवे ट्रैक को रिन्यू किया गया और मेंटेनेंस पे जो है सरकार ज़्यादा खर्चा करती है, जिसकी वजह से ओवरऑल सेफ्टी स्टैंडर्ड यहाँ पे बढ़े हैं। ये बात तो पक्की है। बट जो इंसिडेंट हुआ है उड़ीसा के अंदर वो बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, कौन बता रहा है ये हमारे सुधांशु मनी जी बता रहे हैं। जो आप वंदे भारत ट्रेन आप देखते हो, वंदे भारत ट्रेन को बनाने का जो प्रोजेक्ट है इसे कहा जाता है ट्रेन 18। ठीक है, इसके अंदर वंदे भारत जो है वो ट्रेन्स बनी हुई हैं। और जो सुधांशु मनी जी हैं वो भाई जनरल मैनेजर रहे हैं इंडियन रेलवे के, तो डेफिनेटली इनका बहुत एक्सपीरियंस है रेलवे की सेफ्टी वगैरह के अंदर। तो उन्होंने दो तीन चीज़ें बताई हैं कि ऐसा क्यों हुआ एक्सीडेंट, ये क्या हो सकता है। अभी भी इंक्वायरी चल रही है बट क्या पॉसिबल हो सकता है। इंटरलॉकिंग जो सिग्नल सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या होता है ये देखिए, ये होती है इंटरलॉकिंग। अब मान लो कोई ट्रेन इस ट्रैक पे आ रही है और वो इसी ट्रैक पे चले, इसके लिए उसका पाथ को लॉक कर दिया जाता है ताकि वो इस ट्रैक से जो है दूसरे ट्रैक पे चेंज ना हो, एक ही ट्रैक पे चले, ताकि जो आमने सामने से आने वाली जो ट्रेन है वो आपस में कोलाइड ना करें या पीछे से कोई उसमें आके ट्रेन ना कोलाइड करे। इसे इंटरलॉकिंग सिस्टम कहता है। तो ये हमारा जो रूम होता है कंट्रोल रूम, उसके अंदर ये इंटरलॉकिंग सिस्टम के लिए मशीनें लगाई जाती हैं, जिसे मैनुअली और आजकल डिजिटली भी जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। उसके अलावा एक ये सिस्टम होता है, इसे हट कहा जाता है। इस हट के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं। इसके थ्रू भी थोड़ा बहुत इंटरलॉकिंग सिस्टम को चेंज किया जा सकता है। अब क्या कारण हुआ होगा इस एक्सीडेंट का, तो एक तो इन्होंने ये कहा कि भाई जो ये सिस्टम है इंटरलॉकिंग सिस्टम, जिसके पास दो लोगों का एक्सेस होता है, एक स्टेशन मास्टर का एक्सेस होता है और जो मेंटेनेंस करने वाला बंदा होता है उसके हाथ में एक्सेस होता है, और ये डबल लॉक सेफ्टी सिस्टम के साथ होता है। मतलब एक आदमी इसको ओपन और ऑपरेट नहीं कर सकता। ये बेसिकली आप ये कह लीजिए कि ये बैंक के लॉकर जैसा सिस्टम होता है। ये आसान नहीं है इसको तोड़ना, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये जो हट सिस्टम है इसकी एक्सेस मेंटेनेंस जो करता है पर्सन उसके पास होती है, लेकिन इसको भी एक्सेस करना उतना आसान नहीं है जितना देखने में लग रहा है, क्योंकि इसको हैक करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि जैसे इसके अंदर कोई छेड़खानी होती है तो स्टेशन मास्टर और हायर ऑफिशियल्स को तुरंत मैसेज चला जाता है। अब या तो यहाँ से गड़बड़ हुई है या यहाँ से गड़बड़ हुई है, और दोनों ही कारण जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नज़र आते हैं जैसे इन्होंने कहा। तो इसीलिए जो है इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अब देखिए यूजुअली जो स्टेशन मास्टर होंगे या जो मेंटेनेंस करने वाले भैया वो तो ऐसा क्यों करेंगे जानबूझ के छेड़खानी, है ना। क्रिमिनल इंटेंशन हो सकता है तो बात अलग है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है क्रिमिनल इंटेंशन हो। भाई वो आदमी नौकरी करता है, परिवार वाला है, दो दो लोग वहाँ पे काम करते हैं, तो डबल जो चीज़ें होंगी तो आसान नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट ये भी समझना एक मतलब समझ से बाहर है, हम लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि एक आम आदमी, आम सा आदमी जो मेंटेनेंस, अब देखिए जो मेंटेनेंस कर रहा है स्टेशन मास्टर होता है, कोई हाई ऑफिशियल तो है नहीं है, वो छोटे ऑफिसर ही होते हैं, काम करते हैं। आम आदमी के से ये सर से बात नहीं जा रही है कि यार एक आम आदमी इस तरह की इतना बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी कैसे कर सकता है। क्या ये सिस्टम इतना फ्रजाइल है कि कोई भी जो है इसके साथ छेड़खानी कर दे। डबल लॉकिंग सिस्टम होता है ये, दो दो लोगों के पास इसकी चाबी होती है, तो ऐसे तो यार एक्सीडेंट बढ़ने लगेंगे। क्या एक्चुअली कारण इसके साथ हुआ है, क्या इसके साथ एक्चुअली में टेम्परिंग हुई है, या फिर मेंटेनेंस के दौरान कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, या फिर मेंटेनेंस के दौरान जो है वो ह्यूमन एरर हुई है। कुछ भी इसके पॉसिबल रीज़न यहाँ पे नज़र आ सकते हैं। जहाँ तक क्रिमिनल एक्टिविटी की बात है तो वो तो समझ से परे है, इन जैसा इनको उन्होंने यहाँ पे कहा है। उसके अलावा जो हट की मैंने बारे में बात की आपसे, ठीक है, ये जो लोकेशन बॉक्सेस होते हैं लगे होते हैं, उनके अंदर भी पॉसिबिलिटी होती है। जो ऑथराइज मेंटेनर होता है वो उसके पास उसकी टेपरिंग कर सकता है वो बेसिकली। ठीक है, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि भैया 0% है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ चांस तो होता है टेपरिंग करने का। लेकिन
क्या उसके साथ टेपरिंग हुई है वो भी सीबीआई का मुद्दा है, चलेगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल समस्या ये है कि करें तो क्या करें, आने वाले टाइम में हम इसकी कैसे सुधार कर सकते हैं। पहली बात तो जो हमारी हट है, अभी इसको भी डबल लॉकिंग सिस्टम के द्वारा लॉक किया जाएगा, मतलब दो दो तीन तीन लोगों की एक्सेस चाहिए होगी इसको एक्सेस करने के लिए। लेकिन इसमें ना डिले हो सकता है, क्योंकि आजकल क्या है, सारी चीज़ें मोस्टली टेक्नोलॉजी आ गई है, इससे डिले कम होता है। अब जब दो दो तीन तीन लोगों से परमिशन लेना पड़ेगा आपको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, तो इसमें हमारी ट्रेन डिले हो सकती हैं और इनकन्वीनियंस हो सकता है। तो भाई आप दो दो तीन तीन लोगों के हाथ में चाबी क्यों दे रहे हो? आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, आईटी एप्लीकेशन का ज़माना है, तो क्या हम लोग मल्टीपल डिजिटल ऑथराइजेशन नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। स्टेशन मास्टर के पास पहले मैसेज आएगा, फिर वो मेंटेनर के पास जाएगा, मैसेज तुरंत के तुरंत, फिर वो जो है आईआरटीएस ऑफिसर के पास जाएगा। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो ना, ताकि सिस्टम फास्ट हो जाए, फिजिकल मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाए, रादर देन फिजिकली उसको कन्फर्म करने के। मतलब ऐसा होता है ना कि जो दूध का छल जो जला होता है वो छाछ भी फूँक फूँक कर पीता है, तो कुछ कुछ केस में ऐसा ही हुआ अभी। अभी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी कर दी जाएगी, इतना ज़्यादा रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी सिस्टम के अंदर, कि वो सिस्टम फास्ट होने की बजाय डिले हो जाएगा। और जब चीज़ों के अंदर सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं, तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस इवन बढ़ जाते हैं, रादर देन लेस। ठीक है? तो ये इन्होंने कुछ कहा है, ये जो इश्यूज़ वगैरह के बारे में इन्होंने बात की है। उसके अलावा और जो समस्या हमारे यहाँ पे है, वो क्या है? मैन पावर की कमी है। ख़ासकर इन्होंने ये सॉल्यूशन बताया है कि जो सेफ्टी डिपार्टमेंट में मैन पावर की कमी है, उसको सबसे पहले फिल अप किया जाए। वहाँ पे कोई कसर ना रहे भाई। तो जो वैकेंसी पड़ी हुई है रेलवे के अंदर, वो यार पूरी करें सरकार, है ना? जॉब्स वगैरह निकलेंगी, यंग लोगों को काम-धंधा मिलेगा, है ना? घर परिवार चलेंगे लोगों के, वो होना चाहिए। कवच सिस्टम ऑल ओवर इंडिया बहुत फ़ास्ट तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर कवच सिस्टम होता तो शायद इतना ज़्यादा यहाँ पे ये जो हुआ एक्सीडेंट वो शायद पे नहीं हो पाता। तो ये कुछ सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। हालाँकि इंक्वायरी अभी चल रही है, इंक्वायरी चलेगी, इसके अंदर क्या निकलेगा वो अलग बात है। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल आपके को मैंने दिए हुए हैं डिस्कशन करने के लिए, आप इसको भी जाके देख सकते हैं। एमसीक्यू सबने यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो आज इसी के साथ इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।